बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डेबिट क्रेडिट इक्वल जी जनाब, आज हमने स्टार्ट करना है IAS 21। ले जनाब, स्टार्ट करते हैं IAS 21। सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा IAS 21। IAS 21 का टाइटल है इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। जब हम फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, जब हम फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, यानी इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, तो फिर हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड करेंगे। हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो जाहिर है हमारी करेंसी रुपीज़ है, तो हम डॉलर में तो नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, हम रुपीज़ में बनाएंगे। तो फिर ट्रांजैक्शंस को कैसे हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, उनको कैसे रुपीज़ में लेके आएंगे? ये सारा जो है ये IAS 21 में डिस्कस हुआ। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं। हाँ जी, IAS बेसिकली आपको इनकरेज कर रहा है कि आप जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ करें, कुछ पाकिस्तान के बाहर से ख़रीदें, कुछ पाकिस्तान से बाहर बेचें। ख़रीदे ना भी तो बेचें ज़रूर कम अज़ कम, क्योंकि इस वक्त मुल्क को बड़ी सख्त ज़रूरत है डॉलर्स की। ठीक है, तो आप ख़रीदने की बजाय एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट भी तभी कर सकेंगे ना कि कुछ बनाएंगे पहले तो। अच्छा जी, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। IAS 21। The effect of changes in foreign exchange rates. Definitions हैं कुछ। क्लोजिंग रेट, बल्कि सबसे पहले हम बात करते हैं स्पॉट रेट। स्पॉट रेट 1.9। स्पॉट रेट क्या होता है?
डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का रेट, जिस डेट पे ट्रांजैक्शन की उस डेट का रेट, रेट ऑफ डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर है क्लोजिंग रेट 1.1। क्लोजिंग रेट का मतलब क्या है कि आपका ईयर एंड पे क्या रेट चल रहा है, रेट एट ईयर एंड। इनका यूज होगा, अभी यूज देखते हैं बाद में। और पहली डेफिनेशन थी 1.9 की, 1.9। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात जो सबसे पहले करनी चाहिए थी कि एक्सचेंज रेट होता क्या है। एक्सचेंज रेट होता क्या है, क्या होता है, ये भी लिखा हुआ है डेफिनेशंस में कि दो करेंसीज जो हैं उनका आपस में क्या रेशो है प्राइस की। एक्सचेंज फॉर, रेशो ऑफ एक्सचेंज फॉर टू करेंसीज 1.3 में दिया हुआ है। दो करेंसीज को आपस में एक्सचेंज करें तो उसकी रेशो क्या है, रेशो ऑफ एक्सचेंज ऑफ टू करेंसीज। अच्छा जी, फॉरेन करेंसी क्या है। फॉरेन करेंसी से पहले आते हैं फंक्शनल करेंसी क्या है। 1.6 is the currency of the primary economic environment in which the entity operates। जिस कंट्री में ऑपरेट कर रही है एंटिटी, वो फंक्शनल करेंसी है। अभी इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। और फिर फॉरेन करेंसी क्या थी 1.4 में, इज अ करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी ऑफ द एंटिटी। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, रुपीज आपकी लोकल करेंसी है, तो फॉरेन करेंसी डॉलर, फॉरेन करेंसी येन, फॉरेन करेंसी जापान की बात करें तो युआन, फॉरेन करेंसी ब्रिटिश की बात करें तो पाउंड, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो फॉरेन करेंसी यूरो, ठीक है। कुवैत की बात करें तो दिरहम, मिडिल ईस्ट की बात करें तो दिनार, सऊदीया की बात करें तो रियाल, वगैरह वगैरह। तो डिफरेंट करेंसीज, वो सारी फॉरेन करेंसीज हैं। फेयर वैल्यू मार्केट प्राइस 1.5, कोई पुरानी डेफिनेशन। एक्सचेंज कर लें कोई एसेट्स या लायबिलिटी ट्रांसफर करें तो उसकी मार्केट वैल्यू जो है उसको फेयर वैल्यू कहते हैं। मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं। हाँ जी, मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं, ये पहले हमने डिस्कस किया था एक दफा, मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स। बता सकते हैं कहाँ पे डिस्कस किया था और क्या था ये। जी बताएं तो। मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं, नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं, शायद हमने पहले कहीं डिस्कस किया था। पुराने वक्तों की बात है जब आप बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे थे, ना समझ से, बेसमझ से, और आपने एफआर 2 का कोर्स रख लिया और उसके बाद आप समझदार हो गए, बड़े हो गए बाप। तो ये शुरू शुरू की बात है। कौन से टॉपिक में डिस्कस हुआ था, तो देखो सर जी ये डिस्कस होया भी थी पहले, तो यार दसो। IS 38 में हमने इस पे बात की थी, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम्स पे, मॉनेटरी एसेट्स, नॉन मॉनेटरी एसेट्स। तो IS 38 कहता है इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं वो नॉन मॉनेटरी एसेट्स होते हैं। क्या होता है,
हाँ जी, इंटेंजिबल एसेट्स में डिस्कस किया था, क्या था भला, आपको पढ़ाया ही नहीं होना किसी ने। चले कोई बात नहीं, बता देता हूँ। उधर इतना पुराना हो गया, इतनी बातें कहाँ याद रहती हैं। हाँ जी, मॉनेटरी आइटम्स होते हैं रिसीवेबल्स, पेबल्स, लोन्स, गिवन या टेकन, ठीक है, कैश, बैंक वगैरह, ये सारे मॉनेटरी आइटम्स होते हैं। और नॉन मॉनेटरी होते हैं, जो मॉनेटरी आइटम होते हैं जो फिक्स अमाउंट ऑफ कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिसीवेबल्स हो गए, पेबल्स हो गए, लोन्स हो गए। और नॉन मॉनेटरी होते हैं जो फिक्स अमाउंट में कन्वर्ट नहीं होते, जैसे नॉन करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, स्टॉक्स हैं। चल भाई, इसने दौड़ कहाँ लगा दी, स्टॉक्स वगैरह, ये नॉन मॉनेटरी आइटम्स होते हैं। और यही मैंने पहले एग्जांपल भी दी थी, आपको बताया भी था। नॉट कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है डेफिनेशन में, ठीक है, नॉट कन्वर्टेबल इनटू कैश ये नहीं है डेफिनेशन में, जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। नॉन मॉनेटरी जो है वो भी हो जाते हैं, लेकिन वो नॉन अमाउंट्स ऑफ कैश में कन्वर्ट नहीं होते। उनको बेचते हैं तो उस पर कोई गेन लॉस हो जाता है। स्टॉक भी इसीलिए नॉन मॉनेटरी है कि जब उसको बेचते हैं तो जिस पे लिखा होता है उस पर नहीं बिकता, कटवत पे बिकता है, प्रॉफिट लॉस हो जाता है, लेकिन डेटर उतने ही रिसीव होंगे, ठीक है, डेटर्स उतने ही रिसीव होंगे, बैडर्स वो तो थोड़े बहुत होते हैं। चलें जी, आगे बात करते हैं। फंक्शनल करेंसी क्या होती है? 1.10, हाँ जी, बस एक दो डेफिनेशंस और थोड़ी सी देखते हैं, फिर आगे सवाल करने शुरू कर देंगे। असल में इस आईएस में क्या बताया हुआ है कि जब आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसको रिकॉर्ड लोकल करेंसी में करना है, किस अमाउंट पे करना है, कैसे करना है, ये सारा इसमें डिस्कस हुआ है। हाँ जी, फंक्शनल करेंसी क्या है? 1.10, प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एन एंटिटी ऑपरेट्स इज नॉर्मली द वन इन विच it primarily generates and expands cash. An entity considers the following factors in determining its functional currency. The currency that mainly influences sale prices for goods and services. This will often be the currency in which sales prices for its goods and services are denominated and settled. And number two, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales price of its goods and services. जहां पे आप काम कर रहे हैं, जहां पे जो आपकी सेल प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, और बल्कि बी को पढ़ते हैं ज्यादा क्लियर हो जाएगा। द करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस लेबर, मटेरियल एंड अदर कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज, कि आपका मटेरियल रुपीज में है, आपकी लेबर रुपीज में है, आपकी कॉस्ट सारी रुपीज में इनकर हो रही है, तो इसका मतलब है आपकी फंक्शनल करेंसी जो है वो रुपीज है। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में सेटअप लगाया हो, मगर आपने लेबर सारी जो है वो अमेरिका से हायर की, आपके मटेरियल सारे अमेरिका से आते हैं, और आपका जो है वो सारी सेल जो है, सेल प्राइस वो भी डॉलर में है, वो भी सारी अमेरिका जाती है, तो आपकी फंक्शनल करेंसी डॉलर होगी, रुपीज नहीं होगा। तो ये नहीं है कि जिस कंट्री में बैठे हुए हैं आप, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई एंटिटी ऐसी होती है जिसके ऑपरेशंस जो हैं वो एक नहीं कई मुल्कों में होते हैं, 4-5 मुल्कों में होते हैं, कंपनी एक है, तो अब वो किसी एक करेंसी में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी ना, तो वो फिर कौन सी करेंसी को फंक्शनल करेंसी कहेंगे? जाहिर है जो डोमिनेट कर रहा होगा, ठीक है, जो डोमिनेटिंग होगा, जहां पे आपके मैक्सिमम मटेरियल्स, लेबर, जहां से आपको मैक्सिमम मिल रहे होंगे, और जो इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे आपकी सेल प्राइस को भी। ठीक हुई बात? फिर उसके बाद 1.11 में बताया, फॉलोइंग फैक्टर्स में ऑल्सो प्रोवाइड एविडेंस, क्या? करेंसी इन विच फंड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज
आर जनरेटेड, फंड कहाँ से लिए आपने, किस करेंसी में आपने फंड्स लिए, और फिर बी द करेंसी इन विच रिसीव फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर यूजुअली रिटेन्ड, और कौन सी करेंसी है जिसमें आप जो है वो सारा कुछ रिटेन करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ें और करें। 2 कंपनीज हैं ए और बी, उन्होंने कहा फंक्शनल करेंसी बता दें। कंपनी ए मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट फॉर द डोमेस्टिक मार्केट इन पाकिस्तान, its sales are denominated in Pak rupees. Sale of its product in Pakistan is affected mainly by local supply and demand regulations. उस पर regulations भी local apply हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। Its inputs are sources in Pakistan and the prices of inputs are denominated in Pak rupee and mainly influenced by economic forces and regulations of Pakistan. Economic forces, regulations, laws वो भी सारे पाकिस्तान के apply हो रहे हैं। तो functional currency क्या हो गई, रुपीस हो गए, पाकिस्तानी रूपी। कंपनी बी माइंस द प्रोडक्ट इन पाकिस्तान, सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स, द सेल प्राइस इन यूएस डॉलर इज इफेक्टेड बाय ग्लोबल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, अबाउट 90% ऑफ द कंपनीज कॉस्ट आर एक्सपेट्रिएट स्टाफ सैलरीज एंड फॉर केमिकल्स एंड स्पेशलाइज्ड मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए। ठीक है, अब सारा कुछ ही यूएसए से हो रहा है, कॉस्ट सारी यूएसए से आ रही हैं। दीज कॉस्ट आर डिनोमिनेटेड एंड सेटल्ड इन यूएस डॉलर्स, और आपके जो है वो रुपयों की नहीं बात हो रही, यूएस डॉलर में ही सारा आपने काम करना है, सेटलमेंट भी सारी आपने करनी है, पेमेंट भी सारी डॉलर में है। हाउएवर इट्स अदर कॉस्ट आर इनकर्ड एंड सेटल्ड इन पाकिस्तान, उसके अलावा जो कॉस्ट हैं छोटी मोटी कॉस्ट वो पाकिस्तान में इनकर हो रही हैं। तो कौन सी फंक्शनल करेंसी हुई, फिर यूएस डॉलर बन जाएगा। लीजिए अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करेंगे। हाँ जी, सबसे पहली बात, हमने गुड्स खरीदी, हमने क्या किया, गुड्स खरीदी। गुड्स परचेज्ड, गुड्स हमने खरीद ली, हमारे पास आ गई। इंपोर्ट कर लिया हमने, यानी कि जब हमने इंपोर्ट किया तो क्या राइज हुआ, क्रेडिटर्स बन गए, ऑन क्रेडिट है। एंटी क्या पास करेंगे, इन्वेंट्री डेबिट कर देंगे, जहां परचेजेस डेबिट कर देंगे और क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर देंगे, दोनों में से जो एंटी मर्जी कर लें। इनिशियल रिकॉर्डिंग किस पे होगी, हाँ जी, इनिशियल रिकॉर्डिंग, इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी, स्पॉट रेट पे। स्पॉट रेट मींस डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का रेट। ठीक है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का रेट जो है वो लगा देंगे और रिकॉर्ड कर देंगे। अब मसला क्या है कि हमने पेमेंट तो करनी है डॉलर्स में, मसलन हमने $1000 की गुड्स बाय कर ली, 20 पास कर दी, इन्वेंट्री डेबिट। कब खरीदी, फर्ज करें 1 फरवरी को खरीदी, 1/2/19 को, 20 पास कर देंगे, इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, पेबल क्रेडिट, और कन्वर्ट करेंगे इसको $1000 को, रेट क्या है इनटू फर्ज करें 142 का डॉलर है, तो 1,42,000 रुपये लिख दिया हमने। $1 जो है वो 142 रुपीज का है, लिख दिया हमने 1 फरवरी 2019।
ईयर एंड आ गया, पेमेंट नहीं की हमने। ईयर एंड क्या है? ईयर एंड फर्ज करें है 31 मार्च, 31/3/19। हमने पेमेंट नहीं की, डॉलर का रेट हो गया कितना? 148 फर्ज करें। तो ईयर एंड पे क्या करेंगे? ईयर एंड पे हम जो है वो क्रेडिटर्स को रिवाइज कर देंगे। अगर रेट अप चला जाता है, चूंकि हमने पेमेंट करनी है, रेट अप चला जाएगा हमें लॉस हो जाएगा, और अगर रेट डाउन चला जाएगा तो हमें गेन हो जाएगा। पेमेंट हमने 148,000, पेमेंट हमने $1,000 की ही करनी है, रुपयों में नहीं होनी। तो मल्टीप्लाई करें, कितना बना? 148,000। कितना चेंज आया? हाँ जी, चेंज कितना आया? शेर अली साहब, ये मसला ना उसी तरह बरकरार है। हाँ जी, अगर पीरियोडिक होगा तो परचेजेस लिख देंगे। तो डेबिट जो मर्जी कर दें, बात हो रही है क्रेडिट की। तो 6,000 रुपया जो है, हाँ जी, तो 6,000 रुपीज से लाइबिलिटी बढ़ गई। एंट्री पास कर देंगे, एक्सचेंज लॉस डेबिट। लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, लॉस हो गया हमें, एसओसीआई में डाल देंगे 6,000 रुपया, और क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर देंगे 6,000 से। तो लाइबिलिटी पूरी 148 पे चलेगी। तो सबसे पहला काम, अगर ईयर एंड आ जाए, ठीक है, अगर ईयर एंड आ जाए तो क्या करेंगे? गेन या लॉस जो भी होगा करेंसी का, वो रिकॉर्ड करना होगा ईयर एंड पे, और एसओसीआई में डाल देंगे, चाहे गेन है चाहे लॉस है। इसके बाद पेमेंट कर दी हमने। अब पेमेंट डेट पे क्या करेंगे? पेमेंट डेट पे फिर से देखेंगे कितना फर्क है। जो भी फर्क होगा वो फिर लॉस या गेन हो जाएगा। तो पेमेंट हमने कर दी, लेट से 16 अप्रैल को पेमेंट कर दी हमने, 16/4/19 को। और डॉलर कितने का हो गया? डॉलर हो गया 151 का। वैसे ही हम अपने पास एग्जांपल लिखते जा रहे हैं। तो क्रेडिटर्स जो है वो डेबिट हो जाएंगे कितने से? 148,000 से। लेकिन पेमेंट कितनी हो रही है बैंक को? बैंक के थ्रू पेमेंट कितनी हो रही है? जाहिर है वो $1,000 वही रहेंगे, इंटू 151, तो 151,000 रुपीज की पेमेंट हुई। तो 3,000 रुपये का मजीद एक्सचेंज लॉस आ जाएगा, जो कि एसओसीआई में चला जाएगा। सिर्फ उसी का लॉस या गेन रिकॉर्ड करेंगे जो अनपेड होगा। अगर साल के एंड से पहले पे हो जाए तो ट्रांजैक्शन पूरी हो गई, गेन लॉस रिकॉर्ड हो गया। लेकिन अगर साल के एंड तक ना हुआ, आउटस्टैंडिंग हुआ, तो फिर उसका गेन लॉस रिकॉर्ड करना है। ठीक, क्रेडिटर क्यों नहीं बढ़ा रहे? आप क्रेडिटर बढ़ा के पेमेंट कर दें,
या डायरेक्ट लॉस रिकॉर्ड कर दें, एक ही बात है, फर्क क्या पड़ता है? दो एंट्रीज कर लें, पहले एक्सचेंज लॉस डेबिट करके क्रेडिटर क्रेडिट कर दें, उसके बाद फिर क्रेडिटर डेबिट करके बैंक क्रेडिट कर दें, एक ही बात है। सही हो गया। तो आप पहले लॉस की एंट्री कर लें 3000 से, वो यही वाली एंट्री ये जो हमने की, इसी तरह आप 3000 से एंट्री कर लें, उसके बाद क्रेडिटर डेबिट करके बैंक क्रेडिट कर दें, और वो आप 151 से कर दें, वो भी ठीक है, फर्क तो नहीं पड़ता। राइट, तो पेमेंट कर रहे थे इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया। चले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, बल्कि आप करते हैं। अब आप देखें कि हमने खरीदा दिसंबर 21 2018 को, और फिर हमने क्या किया, हमने जो है वो ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर, कोई पेमेंट नहीं की, तो सबसे पहले 31 दिसंबर तक जो भी रेट का फर्क है वो एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद 60% पेमेंट हमने कर दी जनवरी 22 को, तो जनवरी 22 को जो पेमेंट की उसका इफेक्ट उस ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। बाकी 40% पेमेंट की कब, फरवरी 10 को, तो जो फरवरी 10 को पेमेंट किया बाकी इफेक्ट उसमें आ जाएगा। क्वेश्चन करें, 21/12 को परचेज की एंट्री पास करें, करें जरा सवाल, शाबाश। हाँ जी, करें जरा सवाल, शाबाश। हाँ जी, लॉस तो हर हाल में जाएगा, किधर जाएगा? हाँ जी, करवाऊं एंट्रीज के कर रहे हैं।
कर दें शाबाश। हाँ जी, आपके जो टेस्ट बाकी रह गए उनको प्लान कर दिया जाए। कौन कौन से रह गए? कंपनी अकाउंट का हो गया टेस्ट? वो तो नहीं मेरा ख्याल हुआ। कंपनी फाइनल अकाउंट IS1 जिसे कहते हैं, उसके बाद IFRS 8, उसके बाद IS21, हाँ जी बताएं कब कब करने हैं? आज है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हाँ जी, IS21 तो सैटरडे को रख लें, 3/8/19। मंडे को IS21 मंडे को, तो IS1 कब? मंडे को 5 तारीख होगी, 5/8 मंडे हो गया। IS1 मंडे को, तो ये फिर टेस्ट चेक होके कब आपको वापस मिलेंगे? क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो वो तो बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, IS21 मंडे को कर लें, IS41 पढ़ेंगे आखिरी टॉपिक वो जब खत्म करेंगे तो एक आध दिन का गैप देके वो भी कर लेंगे। लेकिन IFRS 8 और IS1 ये दोनों तो इसी वीक में रखे ना। हाँ जी, या IFRS 8 और 21 अभी कर लेते हैं, IS1 मंडे पे ले जाते हैं। बता दें कुछ फाइनल अकाउंट मंडे को। अच्छा, बता दें फिर। लो जी, फिर फाइनल अकाउंट जो है वो मंडे को कर दिया, 5/8/19 ठीक हो गया। और बाकी IFRS 8 आज ही हो जाए ट्यूसडे को, वेडनेसडे 31/7/19। ठीक है, FR2 की बात हो रही है ये। और IS21 जो है वो फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे कौन सा दिन करना है बता दें।
सैटरडे 3/8/19। लो जी, वेडनेसडे, सैटरडे और उसके बाद मंडे। ठीक हो गया, ये जरा ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये ग्रुप में आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, तो मैं फिर टीए साहब को भी जो है वो डिटेल भिजवा दूंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 था। तो सबसे पहले जो है वो 4 रुपए की मजीद लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर देनी थी, 4 रुपीज जो इंक्रीज हो गई प्राइस। फिर हमने 4 पे तो लिख दिया हुआ था, जब पेमेंट की तो 6 रुपए मजीद अप चला गया, वो भी लॉस हो गया। रेट अप जाता जाएगा तो हमें नुकसान होता जाएगा, डाउन जाएगा तो फायदा हो जाएगा। और फिर जो है वो 114 से 125 पे पहुंच गया 11 रुपए। तो फिर हम जब पेमेंट करेंगे तो 11 रुपए उसमें रिकॉर्ड कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा लॉस होता जाएगा। एंट्रीज देखें आपने कर दी हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 है। इन्वेंट्री डेबिट कर दिया, क्रेडिटर क्रेडिट हो गया 110 रुपए के हिसाब से। फिर उसके बाद 4 रुपए मजीद इंक्रीज हुआ तो वो हमने लॉस रिकॉर्ड कर दिया। सारे के सारे डॉलर्स पे, टोटल डॉलर्स से कितने, $80,000। ये बन गया ना 40,000 इंटू 2, $80,000। अब हमने पेमेंट कितनी की, 60%। तो बस 60% को एडजस्ट कर दें। 60% पेमेंट हुई, 120 के हिसाब से लिख दिया, और 114 पे पहले से वो रिकॉर्डेड है, और बाकी जो बचा वो एक्सचेंज लॉस डाल दिया। सिर्फ 60% की एंट्री पास कर दी। बाकी जो भी पेमेंट नहीं की उसकी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी साल तो खत्म नहीं हुआ। साल खत्म हो तो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कोई मसला नहीं है, उसको चलने दें। और जब हम 10 फरवरी पे पहुंचे तो रेट हो गया 125। तो हमने अब जो 40% रह गए थे डॉलर्स हमारे, वो 125 पे हमने पे कर दिए। 114 के हिसाब से पहले से रिकॉर्डेड हैं क्रेडिटर्स, बाकी जो बच गया वो एक्सचेंज लॉस हो गया मजीद। हाँ जी, गौर कर लें इस पे। कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, ये क्लियर है तो फिर हम आगे चलेंगे। वाह, ये तो गलत हो गया। और 12th चैप्टर है मेरा ख्याल है। हाँ जी, 12वां चैप्टर है। स्टडी टेक्स्ट में आए, ये भी गलत हो गया। 9th चैप्टर है मेरा ख्याल है।
फाइनल अकाउंट्स के डिस्क्लोजर वाले नोट आप कब शेयर करेंगे ग्रुप में? कर तो दिए उमर साहब ने, बस उमर साहब ने शेयर कर दिए ना, कि मजीद शेयर चाहिए आपको? एक शेयर से गुजारा कर लेना। हाँ जी, मैंने पूछा था चैप्टर नंबर केड़ा है? 9, ठीक है ना? अब सही समझ गया, 9 ठीक हो गया। अच्छा जी, सवाल पूछे जा रहे हैं काफ़ी सारे, ज़रा देख लेते हैं क्या क्या सवाल आए हैं, और स्टडी टेक्स्ट भी ओपन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 9, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। हाँ जी, सवाल दोबारा बताएं क्या क्या पूछ रहे हैं। सवाल पूछा है एक्सचेंज लॉस अलग से क्या किया है 22nd एंट्री में, ऐसे ठीक होगा ना? ज़रूरत क्या है? अच्छा, 2 एंट्रीज की हैं। थर्ड एंट्री के क्रेडिटर्स की एंट्री सेपरेट करके दिखा दें प्लीज़। अच्छा जी, फाइनल अकाउंट्स के डिस्क्लोजर वाले नोट्स कब शेयर करेंगे? लो जी, थर्ड एंट्री की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल इस एंट्री की बात कर रहे हैं। 22/1 को, 22/1 को हम क्या कर रहे हैं? अच्छा जी, मुझे पहले बताएं, ये शेयर कर दिया आपने टेस्ट स्केड्यूल ग्रुप में? कितना सिलेबस रह गया है FAR2 का? अली रजा साहब हैं क्लास में? हाँ जी, अली रजा साहब नहीं हैं। अच्छा, उन्होंने ग्रुप में पूछा कितना कोर्स रह गया। उन्हें क्या, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? जितना भी कोर्स रह गया, आपने कौन सा क्लास अटेंड करनी है? आप आते तो हैं नहीं क्लास में, तो इसलिए परेशानी किस बात की आपको? ठीक है, नहीं वो डेली साथ पढ़ रहे होंगे यकीनन, तो इसलिए उन्होंने पूछा होगा। तो बस एक टॉपिक रह गया, इसके बाद जो है सिर्फ एक टॉपिक रह गया IS 41 का। ले जनाब, एंट्री करता हूं मैं, कौन सी डेट की? 22/1/19 की। $80,000 टोटल हैं। 22/1/19, 80,000 में से हम जो है वो भी 60% डॉलर्स पे कर रहे हैं, तो इसका 60% कैलकुलेट करने करें, वो बना 48,000। और प्राइस जो है वो 114 से कितने पे चली गई? 114 से 120 पे चली गई, तो 6 रुपए बढ़ गई प्राइस। तो $48,000 इंटू 6 कर दें। एक्सचेंज लॉस डेबिट और क्रेडिटर्स क्रेडिट, अमाउंट बता दें कितनी आती है? हाँ जी, कितनी अमाउंट बनती है? 288,000। 288,000 की हमने ये एंट्री पास कर दी। उसके बाद पेमेंट कर दें क्रेडिटर्स डेबिट और बैंक क्रेडिट, कितने से? $48,000 इंटू 120, तो ये अमाउंट कितनी बनती है? ये बनती है 5760, 5760,000। तो आप चाहें तो ये 2 एंट्रियां पास कर दें, इकट्ठा करेंगे तो जो एंट्री किताब में की हुई वो हो जाएगी।
बताएं तो 5760,000 ये हमने पेमेंट कर दी, पहले लॉस रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद पेमेंट कर दी। इकट्ठी एंट्री कर दें तो इकट्ठी एंट्री ये की हुई है। हाँ जी, कोई इसमें प्रॉब्लम? क्रेडिटर तो सारे नहीं इंक्रीज होंगे, क्रेडिटर सारे इंक्रीज नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेली रेट चेंज होता है तो हम डेली जो है वो क्रेडिटर्स को बढ़ाते जाएं, फिर बताएं, डेली उनको बढ़ाते जाएं। साल अगर एंड होगा तो एंट्री कर दें, नहीं एंड होता तो बैठे रहें आराम से, जब पेमेंट करेंगे तो रिकॉर्ड कर देंगे, उस साल में रिकॉर्ड तो हो गया। ठीक है, आसान काम नहीं है। अगर साल एंड हो जाए तो फिर तो लाजमी करना है ताकि उस साल में सारा गेन लॉस रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन अगर साल एंड नहीं हुआ तो आप रोजाना भी एंट्री कर दें वो भी ठीक है, आप हफ्ते बाद एंट्री कर दें वो भी ठीक है, महीने बाद एंट्री कर दें, कोई काम नहीं है करने को, बैठ के एक्सचेंज की एंट्री ही डेली करते रहें तो वो ठीक है। वरना आप आराम से साल के दौरान जब पेमेंट हो तो आप उस पर जो है वो एंट्री पास कर दें। ठीक है, ईयर एंड पे इसलिए करना जरूरी है ताकि उस साल का जो भी गेन लॉस है वो उसी साल में रिकॉर्ड हो जाए, वो हमने उसी साल में रिकॉर्ड करना है। हाँ जी, ये बात हो गई क्लियर। फिर सवाल पूछा जब रेट चेंज होगा उस वक्त क्या आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स पे इफेक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा, लेकिन हमें जरूरत नहीं है कि हम डेली या मंथली एंट्री करते रहें, हम आराम से साल के दौरान जब पेमेंट होगी एंट्री पास कर देंगे। रमज़ान साहब ने पता नहीं क्या कह दिया कि आप सीएम में भी पढ़ाएं ना, ठीक है, नहीं पढ़ाता। और उससे आगे भी इन्होंने कोई बात कह दी। रमज़ान साहब फसाद फैलाने वाली बातें जो है ना वो अल्लाह मियां को पसंद नहीं है। लीजिए, तो हम सिर्फ 60%, अच्छा जी ये 60% क्यों लिया? क्वेश्चन में बताया हुआ है कि हमने 22 से 19 को 60% की पेमेंट कर दी, तो हमने कहा जितनी पेमेंट कर रहे हैं वो तो लॉस हो गया ना, उसको तो रिकॉर्ड करें, उसको हमने रिकॉर्ड कर छोड़ा। अब बाकी 40% रह गए थे, वो कितना बनता है? वो बनता है 8 चौके $32,000। हाँ, पेमेंट चूंकि जो है वो की थी 60%, तो इसलिए हमने जितनी पेमेंट की उतना रिकॉर्ड कर दिया, बाकी $32,000 अब पे कर रहे हैं, तो 32,000 का एक ही दफा रिकॉर्ड कर दें। एक्सचेंज लॉस कितना होगा? वो 114 पे लिखा हुआ हमने, साल के एंड पे 125 हो गया, तो 114 से 114 से 125 पे जा रहे हैं, तो 11 रुपए का लॉस है, तो 32,000 इंटू 11 करें तो आप देखें 352,000 लॉस आ जाएगा। तो फिर बाकी हमने जो है वो इकट्ठा लॉस 11 रुपए का वो रिकॉर्ड कर दिया, कब? 10/2/19 को। राइट हो गई बात? क्वेश्चन ओके? चलें जी, अब हम करते हैं इससे आगे बात। ये टॉपिक आज हमने शुरू किया, इसको कम से कम 3 दिन लगेंगे, आज का, कल का, परसों का, जरूरत हुई तो चौथा दिन भी लगा देंगे। तो उसके बाद फिर जो है वो IS 41 होगा इंशाल्लाह, उसका टाइम जब शुरू होगा फिर देखेंगे। तो पहली बात हमने की कि हमने इन्वेंट्री खरीद ली, उसकी इनिशियल रिकॉर्डिंग की किस पे? स्पॉट रेट पे। फिर ईयर एंड पे जो चेंज आया उसका गेन लॉस जो भी होगा वो रिकॉर्ड कर देंगे, और फिर उसके बाद जब पेमेंट डेट आएगी
तो पेमेंट डेट पे फिर जो भी गेन लॉस होगा वो दोबारा से रिकॉर्ड कर देंगे। अगर डाउन चला जाता है तो गेन हो जाएगा, रेट अप चला जाता है तो लॉस हो जाएगा, और वो भी एसओसीआई में डालना है। ये बात हो रही थी क्रेडिटर्स की बात हो रही थी। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने बात की क्रेडिटर्स की, क्रेडिटर्स अगेंस्ट गुड्स इनिशियल स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, बात हम कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में जब ट्रांजैक्शन हो रही है, एफसी फॉरेन करेंसी में, तो स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड कर दिया हमने। और फिर उसके बाद जो है अगर ईयर एंड दरमियान में आ जाता है तो हम ईयर एंड पे क्या करेंगे, क्लोजिंग रेट पे जो है वो उसको कन्वर्ट कर देंगे, और अगर रेट अप जाता है तो लॉस रिकॉर्ड कर देंगे, रेट डाउन जाता है तो गेन रिकॉर्ड कर देंगे, और वो एसओसीआई में चला जाएगा, जो मर्जी हो। और उसके बाद फिर पेमेंट डेट है, तो पेमेंट डेट पे अगेन इसी तरह हम जो है वो पेमेंट डेट का जो स्पॉट रेट होगा, ठीक है, ये स्पॉट रेट था जिस दिन खरीदा, और ये स्पॉट रेट है किसका, पेमेंट डेट का स्पॉट रेट। ठीक है, स्पॉट रेट मौके पे जो भी रेट होता है। तो अब अगेन अगर रेट अप चला जाता है तो लॉस हो जाएगा, और अगर रेट डाउन चला जाता है तो गेन हो जाएगा, कुछ भी हो एसओसीआई में डाल देंगे। ये हमने पहली बात कर दी। ठीक है, इन्वेंट्री को हमने कुछ नहीं किया, इन्वेंट्री को हमने कुछ नहीं किया, जो डेबिट था उसको कुछ नहीं किया, सिर्फ लायबिलिटी, क्योंकि इन्वेंट्री हमने खरीद ली। अब हम जो मर्जी करते रहें, इन्वेंट्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो वो सिर्फ क्रेडिटर्स को पड़ेगा। अब हम बात करते हैं क्रेडिटर्स अगेंस्ट एसेट, क्रेडिटर्स अगेंस्ट एसेट, नॉन करंट एसेट। हमने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई मशीन खरीद ली, हमने मशीनरी खरीद ली, हमने इनिशियल स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड कर देंगे, किसको, क्रेडिटर को, और मशीनरी को भी। उसके बाद ईयर एंड आ गया तो क्लोजिंग रेट पे ले जाएंगे, किसको ले जाएंगे, क्रेडिटर्स को ले जाएंगे। इसी तरह अप होगा रेट तो लॉस हो जाएगा, डाउन होगा रेट तो गेन हो जाएगा, और कहां चार्ज कर देंगे, एसओसीआई में। और फिर अगेन ये सारा इसी तरह क्रेडिटर्स की बात हो रही है, और इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा किस पे, एसेट पे, नो इफेक्ट ऑन मशीनरी। मशीनरी एक बार डेबिट हो गई, बस खत्म, मशीनरी को अब हमने कुछ भी नहीं करना, सेम काम है। तो इसका मतलब है कि हम गुड्स खरीदें या मशीनरी खरीदें, पहली दफा गुड्स ने डेबिट हो जाना है, मशीनरी ने डेबिट हो जाना है, उसके बाद जो होना है वो क्रेडिटर के साथ होना है, मशीनरी के साथ कुछ भी नहीं होना, गुड्स के साथ कुछ भी नहीं होना। अब जो भी होना हमारे साथ होना, और इंशाल्लाह खैर ही होएगी। अच्छा जी, लो जनाब, एक क्वेश्चन और पकड़ते हैं। क्वेश्चन बैंक 9.1, D&D Limited is a listed company having its operation within Pakistan. पाकिस्तान में है। During the year ended December 31, the company contracted to purchase plants and machineries from a US company. Import कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हो गई, जहां पे फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी और हमारी पेमेंट्स फॉरेन करेंसी में होनी है तो वहां पे IAS 21 अप्लाई हो जाएगा। The terms and conditions thereof are given below. कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि मशीनरी कितने की है, $1 लाख की मशीनरी। पेमेंट टू बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग स्केड्यूल। साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, $20,000 दे दिए हमने, और फिर शिपमेंट हुई कब, सितंबर 30, 2016 को, तब हमने $50,000 पे कर दिए, और फिर उसके बाद आफ्टर इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन 31 जनवरी को हमने बाकी पेमेंट की $30,000 की, पूरा हो गया ना $1 लाख।
ठीक है जी, $1,00,000 पूरे हो गए। आपसे सवाल कि मशीनरी केड़ी तारीख को हमने रिकॉर्ड करनी है। मशीनरी किस डेट को रिकॉर्ड करेंगे? 1 जुलाई 16 को कर देंगे, 30 सितंबर 2016 को रिकॉर्ड कर देंगे, जनवरी 31 2017 को रिकॉर्ड कर देंगे, या सवाल आसान करते हैं कि 1 जुलाई 2016 को क्या करेंगे, मशीनरी रिकॉर्ड कर दें? हाँ जी, कि ना करें। फर्स्ट जुलाई को मशीनरी 30 सितंबर को रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। तो 1 जुलाई को जो हमने $20,000 दे दिए उसको क्या करें? हाँ जी, उसको क्या रिकॉर्ड करें? उसको एडवांस रिकॉर्ड कर देंगे। ले जनाब, ये टेबल सा मैंने बना दिया, इसको याद रखना है और फिर आगे जो चीजें ऐड करेंगे वो भी इसी तरह ही ऐड करते जाएंगे। एक नया पेज ओपन कर लेते हैं, उसमें हम 9.1 करते हैं। 9.1 एडवांस 1 जुलाई 2016 को, 1 जुलाई 16 एडवांस डेबिट। कितने पैसे दिए हमने? हमने दिए हैं $20,000 और रेट क्या है? 60.5। 60.5 जो है वो रेट है। तो लें जनाब, 60.5 पे एंट्री पास करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें, कितनी अमाउंट बनती है? $12,10,000। ठीक है, 60.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। डॉलर कितने थे? 20,000। तो 20,000 इंटू 60.5 कर दिया, तो ये हो गया 1210,000। ये पैसे हमने दे दिए, ये पेमेंट हमने कर दी, खत्म हो गया। अब डॉलर का रेट जो मर्जी हो, ये जो $20,000 है इनको कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि ये तो पेड है। फिर हमने शिपमेंट पे 30 सितंबर पे हमने एसेट रिकॉर्ड करना है। $50,000 हमने पे कर दिए, अभी एसेट इंस्टॉल नहीं हुआ, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लिख देंगे और जो एडवांस था वो एडजस्ट हो जाएगा। एडवांस कितना है? 12,10,000। एसेट हमें मिल गया। पेमेंट हमने कर दी कितनी? $50,000 की, और $50,000 का रेट क्या है? 61। $50,000 इंटू 61, कितने पैसे पे कर दिए जी? 3050,000। और बाकी जो है वो पेबल है, क्रेडिटर फॉर एसेट पेबल, कितना? $30,000। वो भी 61 पे रिकॉर्ड कर देंगे, कर दें कितना बनता है। ठीक है, एसेट हमने खरीद लिया, एडवांस एडजस्ट हो गया, जो पैसे दे दिए वो क्रेडिट, जो रह गए वो पेबल। 183,000 तीनों को जमा कर दें, एसेट की कॉस्ट निकल आएगी। कितने का बन गया एसेट? तीनों का टोटल फरमा दें, 6090,000। 6090,000। लो जी, ये रूटीन में जो हम एंट्री करते हैं वही एंट्री है, बस $7 का रेट आ गया। एडवांस, उसके बाद जो है वो 6090 और 1830, ठीक हो गया। चलें जी, यहां तक ठीक हो गया। ये एंट्री की थी हमने 30 सितंबर को, 30 सितंबर 16 को। अब अगली पेमेंट जो है वो हो रही है 31 जनवरी को। दरमियान में ईयर एंड आ गया, $61.2 का हो गया, 61.2 रुपीज का डॉलर हो गया, तो 61.2 की एडजस्टमेंट करेंगे। 61 था तो 0.2 ही बढ़ा है सिर्फ,
0.2 जो है वो हम मजीद रिकॉर्ड कर देंगे। कितने डॉलर का? डॉलर रेट बढ़ गया तो जाहिर है लॉस हो जाएगा। एक्सचेंज लॉस डेबिट और पेबल क्रेडिट, क्रेडिटर क्रेडिट, पेबल क्रेडिट, जो मर्जी लिख दें। अमाउंट बता दें मुझे कितने डॉलर्स की, 1 लाख डॉलर की, 50,000 डॉलर की, 20,000 डॉलर की, 30,000 डॉलर की, कितनी अमाउंट? हाँ जी, कितने डॉलर्स की अमाउंट लेंगे? $30,000 की अमाउंट लेंगे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ 30,000 बाकी हैं तो मल्टीप्लाई कर दें 30,000 इंटू 0.2, 6,000 रुपये बन गया। जाहिर है जो पेबल पड़ा हुआ है, जो पेमेंट्स हो गई वो तो खत्म हो गया, तो 6,000 रुपया जो है वो हम मजीद रिकॉर्ड कर देंगे। 6,000 लो जी, रिकॉर्ड कर दिया। और आगे फिर पेमेंट भी हो रही है हाँ जी, पेमेंट आगे हो रही है किस डेट को? 31 जनवरी को। और 31 जनवरी को जब पेमेंट कर रहे हैं तो रेट हो गया 61.5। तो लो जनाब 61.5 से पेमेंट रिकॉर्ड कर देते हैं। 31 जनवरी, ये हमने एंट्री की कब? ये हमने एंट्री की 31/12/16 पे। और अब 31 जनवरी 2017 को हम जो है वो $30,000 पे कर रहे हैं। कितने के? 61.5 के हिसाब से। तो बैंक क्रेडिट कर दें, रेट मजीद बढ़ गया, लॉस हो जाएगा। और पेबल को डेबिट कर दें, पेबल जो है वो 1836 बन जाएगा, ठीक है। ये 6,000 और ये 1830 मिला के 1836। तो बता दें 30,000 इंटू 61.5 कितनी पेमेंट हो गई? 1,845,000 हमने जो है वो करेंसी अपनी पे कर दी। तो डिफरेंस जो होगा वो मजीद एक्सचेंज लॉस आ जाएगा। कितना आ गया? 4536, 9,000 जो है वो मजीद एक्सचेंज लॉस एसओसीआई में डाल देंगे। ठीक होगी बात, क्वेश्चन खत्म हो गया। वाह जी वाह, ठीक हो गया। चलें, ये एग्जांपल कर लेनी है आपने। पेज नंबर 164 पे ये यहाँ देखें लिखा भी हुआ मॉनेटरी आइटम्स, ठीक है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स। ये एग्जांपल कर लेनी है पेज 165 वाली। ये वाली एग्जांपल भी देख लें, ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स करके आनी है आपने। ये लोन वाली एग्जांपल है, ये भी मैं करवाता हूँ आपको, ये भी करनी है। ये एग्जांपल अभी नहीं होगी 168 वाली। ये एग्जांपल भी करनी है, ठीक हो गया जी। ये सारी एग्जांपल्स आपने करनी है, प्लस जो 2 क्वेश्चन किए हमने वो भी करने हैं।
अब इसमें मैं थोड़ा सा मजीद ऐड कर दूं, लोन टेकन, लोन टेकन, लोन लिया हमने, लायबिलिटी है, ठीक है। जाहिर है लोन लिया हमने फॉरेन करेंसी में और फिर वापस भी फॉरेन करेंसी में करना है, सेम काम जो क्रेडिटर्स के साथ था वही लोन के साथ होगा, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। वहां पे क्रेडिटर लिखा था, यहां पे लोन लिख देंगे। हाँ, एक पॉइंट इसके साथ आएगा, वो क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री ही हम क्लोजिंग रेट पे करेंगे। आईएएस इस बारे में कुछ नहीं कहता, खामोश है, लेकिन ये जो है विल बी रिकॉर्डेड एट क्लोजिंग रेट। तो एक्रूड इंटरेस्ट जो है उसकी एंट्री ही क्लोजिंग रेट पे करेंगे और उसके बाद जब पेमेंट होगी तो फिर सेम वही काम जो ऊपर किया हमने, ठीक है। सेम काम कि जो फर्क होगा, अप जाएगा तो लॉस हो जाएगा, डाउन चला गया तो गेन हो जाएगा। तो ये एक्रूड इंटरेस्ट ऐड कर लें। बताएं जी, समझ आ गया? जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी है ना बुक में, उसमें ये लोन की एग्जांपल है। ठीक है जी, गेन लॉस होगा इंटरेस्ट पेबल पे, क्लोजिंग रेट पे हमने कुछ और लिखा और जब पेमेंट की बाद में तो रेट फर्क आ गया, तो उसमें बिल्कुल गेन लॉस आएगा, लेकिन पहली दफा में नहीं आएगा क्योंकि हम उसको रिकॉर्ड ही क्लोजिंग डेट पे कर रहे हैं। ठीक हो गया ना? पहले कोई अप्रूवल करते ही क्लोजिंग डेट पे, जो पे होता गया वो तो खत्म होता गया साथ साथ, तो जो पे नहीं हुआ उसको रिकॉर्ड ही क्लोजिंग डेट पे किया, पहले से वो रिकॉर्ड ही नहीं था, ये हम उसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे गेन लॉस का चक्कर नहीं है। जब पेमेंट होगी यस, फिर गेन लॉस आ जाएगा। ले जी, ये बात भी समझ आ गई, एग्जांपल करेंगे आप, ये आसान पॉइंट है। आगे चलते हैं, रिसीवेबल्स। बेसिकली क्या है, गुड्स सोल्ड, एक्सपोर्ट कर दी हमने, इनिशियल स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड कर देंगे उसी तरह से रिसीवेबल। उसके बाद फिर क्लोजिंग रेट लगाएंगे। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांसलेट करना। ये जो हम क्लोजिंग डेट पे करते हैं ना, इसको ट्रांसलेट करना कहते हैं, कि उसको जो है वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। आय हाय, ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो रेट अगर अप जाएगा तो गेन हो जाएगा और अगर डाउन जाएगा तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे रिकवरी की बात हो रही है। और फिर जब हम रिसीट करेंगे तो वो फिर स्पॉट रेट पे रिसीट आएगी, रिसीट ऑन स्पॉट रेट। अब रिसीट की बात हो रही है और फिर उसमें उसी तरह से अगर अप चला गया तो गेन हो जाएगा और डाउन चला गया तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि रिकवरी की बात हो रही है ना। जब पेमेंट थी तो अप चला गया तो हमें लॉस हो गया था, रिकवरी की बात है, रेट अप चला जाएगा तो हमें गेन हो जाएगा। हाँ जी, और इसी में एक और ऐड कर लेते हैं, लोन गिवन। हमने फॉरेन करेंसी में लोन दे दिया किसी को और वो फॉरेन करेंसी में ही रिकवर होना है, तो बिल्कुल उसी तरह स्पॉट रेट, उसके बाद फिर रिसीट। ये सारा रिसीवेबल वाला पॉइंट जो है वो सेम पॉइंट उस पर अप्लाई हो जाएगा लोन पे। क्यों जनाब, ये बातें समझ आ गई? अभी इसमें हमने कुछ मजीद बातें ऐड करनी है, लेकिन वो कल करेंगे। तो आज इस टेबल को आप अच्छी तरह समझेंगे और
सवाल नंबर 9.1 और क्वेश्चन नंबर 1 जो है उनको 1 तो कर लिया था हमने, 2 जिसमें एंटीज पास की उनको दोबारा से करेंगे। कल फिर हम इस मार्क पे मजीद इंशाल्लाह बातें करेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।